What's up guys, I hope you are doing well। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, क्योंकि लाइफ में जिस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को लीड करते हैं, अलग अलग प्रकृति के इंसान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा स्वभाव देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे हैं जो बहुत बुरा है, और कुछ मीडियम तरीके के देखने को मिलेंगे। तो अगर अच्छे हैं तो उनके साथ में तो कोई बात ही नहीं है, अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कीजिए। पर लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं, हमेशा नेगेटिव चीजें देखते हैं और आप लोगों को हमेशा डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। तो ऐसे पर्सन से जीतने का बस एक ही तरीका है कि उनके साथ में खेलो ही ना। देखिए, जब आप लोग किसी के साथ में खेलते हैं ना, तो आप लोग अपनी एनर्जी एक तरीके से उसमें डालते हैं, और अगर वो पर्सन आर्ग्यूमेंट कर रहा है, आप लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, इसी तरीके से बहस होना स्टार्ट हो गई और फिर आगे चलकर लड़ाई होगी। तो सीधा सीधा तरीका यह है कि उसके साथ में बात ही मत करो, उसको इंटरटेन ही मत करो, उसके साथ में अपना टाइम ही स्पेंड मत करो। कोशिश करो कि कंप्लीटली उस पर्सन को इग्नोर करने की, क्योंकि अगर आप लोग इस पर्सन की कैटेगरी में आएंगे तो आप लोगों को नेगेटिव चीजें ही देखने को मिलेगी। आप लोगों का लाइफ जो है वो और तरीके से बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी को समझाना नहीं चाहिए, अगर कोई गलत पर्सन आप लोगों को लगता है उसके अंदर कोई गलत आदत है तो एक बार समझाइए जरूर उसको, ठीक है। पर लेकिन ये नहीं है कि बहस करने लग जाए पर्टिकुलर पर्सन के साथ में। अगर कोई पर्सन आपसे सहमत नहीं होता है तो वो काम बिल्कुल नहीं करना है। इससे आप लोग की एनर्जी वेस्ट होगी, जो काम आप लोग करना चाहते हैं वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे शानदार तरीका है इस तरीके टॉक्सिक पर्सन से जीतने का कि उनके साथ में खेलना ही नहीं है, तो आप लोग जीत जाएंगे। एक तरीके से अपनी एनर्जी को सेव कर पाएंगे, अपने टाइम को सेव कर पाएंगे। ओके, तो इंप्लीमेंट करके देखिएगा, काफी ज्यादा आप लोगों को एक तरीके से दिल को तसल्ली भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का ये है, यहाँ पर नामीब डेजर्ट जाकर मैप में नहीं हारेगा, कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। पर आगे बढ़ने से पहले, जैसे हम लोग डेली 1 मिनट यहाँ पर नजर डालते हैं कोविड-19 के केसेस के ऊपर, तो आप लोग के सामने यहाँ पर ये एक एनालिसिस है। टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में 90 लाख केस हो चुके हैं, यानी कि 9 मिलियन केस ऑल ओवर वर्ल्ड में अब तक यहाँ पर हो चुके हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये लगभग 4.5 जो लाख लोग हैं उनकी अब तक डेथ हो चुकी है, और इसी के साथ में यहाँ पर 47 लाख के करीब यहाँ पर जो लोग हैं, यानी कि 4.7 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ पर इससे रिकवर हो चुके हैं। तो इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें यूएसए के बारे में, तो 23 लाख के साथ में टॉप पर बैठा हुआ है, 1,22,000 डेथ के साथ में। यहाँ पर कल जो केस है यहाँ पर यूएसए के अंदर ये आए 25,000 केस। नंबर ऑफ केसेस में जहां सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, पहले नंबर पर है यूएसए और दूसरे नंबर पर है इंडिया। कल हमारी कंट्री में 15,000 से ऊपर केस आए। वैसे टोटल केस में तो हम लोग चौथे नंबर पर हैं, यानी कि 4,026 के करीब केस है हमारे, वो सॉरी 4,26,000 के करीब केस है। पर लेकिन जो नंबर ऑफ केसेस में सबसे ज्यादा कहां पर आ रहा है, यूएसए पे, दूसरे नंबर पर हमारी कंट्री में। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। यहाँ पर 13,500 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है हमारी कंट्री में, और अभी पहले ये एवरेज 10 था, फिर 11 हो गया, 12 हो गया, 13। अब 2 दिन से लगातार यहाँ पर 15,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस यहाँ पर जो देखने को मिले वो थे यहाँ पर 3,870 कल के दिन। दिल्ली के अंदर, दिल्ली, ये सोचने वाली बात है थोड़ी सी, जो दिल्ली थी यहाँ पर तीसरे नंबर पर थी, तमिलनाडु को रिप्लेस कर दूसरे नंबर पर दिल्ली यहाँ पर आ गई है। नंबर ऑफ डेथ के मामले में भी दूसरे नंबर पर है, अब नंबर ऑफ केसेस के मामले भी दिल्ली जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग आइडिया रखेगा, कहीं पर भी है। अब आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को सेफ और सिक्योर रखने का। कोशिश कीजिए बाहर से आते तुरंत चीजों को सैनिटाइज कीजिए, और जो भी खाना है तो घर का ही चीजें खानी है, बाहर की नहीं खानी है। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसी के साथ में कल था योगा डे, तो कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिनके द्वारा योगा करना स्टार्ट कर दिया गया है। मैंने यहाँ पर यह है शीर्षासन की जो एक वीडियो थी यहाँ पर शेयर की थी आप लोगों के साथ में ट्विटर के ऊपर। तो जब मैं कमेंट पढ़ रहा था ट्विटर पर, तो कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर कई वीक से या फिर कई महीनों से ट्राई कर रहे हैं, पर लेकिन ये वाली पोज हम लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये एक जो पोज है ना, ये काफी एक तरीके से आप लोग अच्छी भी बोल सकते हैं, अगर देखिए एक तरीके से आप लोगों के बॉडी के सर्कुलेशन के हिसाब से, स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी एक तरीके से बहुत सारे फायदे पहुंचाती है आप लोगों का। एक तरीके से माइंड जो है थोड़ा स्टेबल रहेगा। पर लेकिन ये इतना ही टफ भी है, इसको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर आप लोगों को करना है। कोशिश ये करनी है कि ये जो स्टेप है जो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जितना स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि कम से कम करने की कोशिश कीजिए। पर लेकिन ये भी कीजिए जितना आप लोग यहां पर, जैसे कि आप लोग ऐसे सर कर रहे हैं नीचे को, तो फिर कम से कम डबल टाइम तक आप लोगों को सीधे खड़े रहना है या फिर ऐसे लेट जाना है, ठीक है। क्योंकि ये इतना ही नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर गलत तरीके से आप लोगों ने किया। मैं इसको काफी पहले से कर रहा हूं, हालांकि बीच बीच में कई बार छूट भी जाता है। स्टार्टिंग में जब मैंने इसको स्टार्ट किया, आई थिंक मैंने इसको, ये जब मैं 7th या फिर 8th में था तब इसको स्टार्ट किया था। तब से बीच बीच में जब मतलब चीजें होती हैं स्टार्ट, मुझे लगता है कि हाँ फिर से स्टार्ट करना चाहिए। बीच बीच में मैं इसको कंटिन्यूअसली करता रहता हूं। अब इसको लगभग मैं 5 से 7 या 8 मिनट तक कर लेता हूं इसको ऐसे। पर लेकिन स्टार्टिंग में मेरे से लगभग ऐसे था, 1 मिनट के करीब मुश्किल से हो पाता था, क्योंकि सर की जो नसें हैं वो खिंचने लगती हैं, और अगर वेट थोड़ा सा आप लोगों के अंदर ज्यादा है तो ये और ज्यादा आप लोगों को टफ लगेगा।
तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़कर तब चीज़ों को स्टार्ट कीजिएगा। बाकी 3 बेस्ट योगा कौन से स्टूडेंट्स के लिए, ये मैंने कल एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, इसको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उन 3 में ये वाला नहीं है, इसके अलावा 3 बताए थे मैंने, ठीक है। तो उनको देखिएगा, कम से कम 15 या 20 मिनट भी आप लोग इनको फॉलो करोगे तो माइंड की स्टेबिलिटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में आप लोगों को लगेगा कि हाँ आप लोग थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव रहने लगे हो, और ज़्यादा चीज़ें याद रहने लगी हैं। तो ये चीज़ें आराम आराम से होगी, तो इनको कोशिश कीजिए इंप्लीमेंट करने की लाइफ में, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये लगभग 7-8 मिनट की वीडियो है जिसमें ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, कल ही ये डाली थी। और कई सारे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया तो उसको कंटिन्यू रखिए। कितने ऐसे जिसने स्टार्ट कर दिया यस, जिसने स्टार्ट नहीं किया नो लिखिएगा, और जिसने नो लिखा है वो ये बताए कि क्यों स्टार्ट नहीं किया है, ताकि वो स्टार्ट कर सके। ओके, आइए अब नजर डालते हैं यहाँ पर आज के आर्टिकल्स के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर यहाँ पर नजर डालेंगे। इसके बाद में फिर आप लोग यहाँ पर पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, लगता है कि वीडियो अच्छी है, आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं जो इंडिया और चाइना की रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल यहां पर इंडिया और चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ डिफरेंट चीजें हैं, तो तीनों को कंबाइन एक साथ डिस्कस करेंगे। ये तो अलग डिस्कस करूंगा, बल्कि ये दोनों एक साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। हालांकि एक साथ ही मतलब पहले ये हो जाएगा, फिर उसके बाद में लगते ही ये आर्टिकल हो जाएंगे। ओके, तो जानेंगे इसके बारे में। राज्यसभा में भी इलेक्शन देखने को मिले हमारी कंट्री में, उसके बारे में बात की जा रही है, तो इस आर्टिकल के ऊपर भी नजर डालेंगे। कुछ और बेसिक आइडिया आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, तो देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। ये आर्टिकल फिर से वही है कि पेंडेमिक के साथ में फाइट की जा रही है, तो वही सारी बातें बताई जा रही है कि कैसे कैसे सिचुएशन को टैकल करना है, मास्क वगैरह यूज किए जा रहे हैं, तो वो सारी बातें यहां पर बताई जा रही है। देखिए आज की डेट में आप लोगों को एक चीजें देखने को मिलेंगी। आप लोग बहुत सारे बच्चे जैसे अभी बात कर रहे थे सर कॉलेज स्कूल वगैरह कब खुलेंगे, इसी के साथ में कि किस तरीके से कब तक जो चीजें हैं जैसे कि हमारे जो एग्जाम है वो स्टार्ट होंगे, तो चीजें अब नॉर्मलाइज। देखिए अगर केसेस के मामले में आप लोग बात करें तो चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, पर लेकिन अब ऐसी आदत बनानी पड़ेगी कि जब तक इसकी मेडिसिन नहीं आती है, इसी के साथ जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि काफी लंबे समय तक हम लोग चीजों को पोस्टपोन कर नहीं रह सकते, तो वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो इसी के चलते आप लोग जैसे एग्जाम की कई सारी डेट तो ऑलरेडी डिफाइन की जा चुकी हैं, तो ये बातें अब आप लोगों को ध्यान रखनी है थोड़ी सी कि किस तरीके से प्रॉपर वे में चीजों को आप लोग को आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देकर चलिएगा। बाकी यहाँ पर ये कार्टून है, इसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे। आज हम मंडे को जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उनका रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये डेटा पॉइंट है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये जो कार्टून है ये बेसिकली यूएसए के बारे में यहां पर दिखा रहा है। देखिए यूएसए में काफी बुरी कंडीशन अभी देखने को मिल रही है, खासकर जो प्रोटेस्टर हैं वो एक साइड में है, यहां पर अभी लिंचिंग भी थोड़ी देखने को मिल रही है, रेसिज्म देखने को मिल रहा है, और खासकर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इलेक्शन आ रहे हैं तब ये कंडीशन यहां पर यूएसए के अंदर देखने को मिल रही है। जून का महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 4 महीने हैं, नवंबर के महीने में इलेक्शन है, तो इसी के चलते यहां पर यूएसए के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उसी की दुर्दशा यहां पर दिखाई गई है बेसिकली इसके अंदर में। ये है यहाँ पर जो बात की जा रही है कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। तो हमारी कंट्री में ये आप लोग एक पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अभी सिचुएशन सामने है आप लोगों के। कोविड-19 के चलते केस तो बढ़ रही है, इसी के साथ में जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी काफी लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस जो था यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ये इस टाइम पर लगभग 2015 से 20 के बीच में ये काफी कम हो गया था, पर लेकिन फिर से डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो उसी कैटेगरी में यहाँ पर पहुंच गए। डोमेस्टिक वायलेंस होता है जब घर में अत्याचार किया जाता है, जैसे वुमेन को मारा जाता है, पीटा जाता है, बच्चों को मारा पीटा जाता है। ये सारी चीजें अभी रिसेंटली और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब जैसे कि घर में कोई कमाने वाला पर्सन है, उसके पास में जॉब नहीं होती है, तो फ्रस्ट्रेट होता है, तो पिटाई करता है बच्चों की भी, और वो वाइफ के साथ में भी लड़ता है। वही कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप लोगों को कोई प्राइस बढ़ते हुए नजर आएंगे तो समझ लेना कि घर में बच्चों की पिटाई स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि एक तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की जाती है, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है चीजों को, और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश यहां पर की जाती है। तो इसी के चलते कई तरीके वायलेंस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि फिजिकल वायलेंस हो गया, मारपीट करें, सेक्सुअल वायलेंस हो गया, फिजिकल और सेक्सुअल दोनों भी देखने को मिलते हैं कई बार। तो इस तरीके से कई सारी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिल जाती हैं। इससे भी बुरी कंडीशन जो है, जो आप लोग यहां पर अगर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो ये पॉइंट यहां पर यूज कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि 86% वुमेन ऐसी हैं आज की डेट में जो कि एक्सपीरियंस करती है वायलेंस, पर लेकिन कभी वो किसी को हेल्प के लिए नहीं बोलती हैं, यानी कि वो बोलती नहीं कि मुझे बचा लो, या फिर उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है। तो ये काफी बुरी बात आप लोग बोल सकते हैं। 77% जो विक्टिम है यहां पर विद डिड नॉट इवन मेंशन, यानी कि वो तो मेंशन भी नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ ऐसे हैं कि बताते हैं भैया घर में कुछ ऐसा अत्याचार हो रहा है, पर लेकिन किसी की हेल्प नहीं मांगते हैं। कुछ ऐसे 77%
23%, यानी कि ओनली 23% के करीब लोग ऐसे, महिलाएं ऐसी हैं जो यहां पर बात करती हैं कि उनके साथ में वॉयलेंस हो रहा है, और यहां पर एक तरीके से वो इसको एक तरीके से मेंशन करती हैं कि यह वॉयलेंस है, बाकी बताता ही नहीं है कोई। फिजिकल वॉयलेंस लगभग 80% के करीब जो लोग हैं वो नहीं बताते हैं, सेक्सुअल वॉयलेंस 80% के करीब नहीं बताते हैं, और फिजिकल और सेक्सुअल जब दोनों होते हैं तो 61% के करीब नहीं बताते हैं। तो टोटल 76% ऐसे यहां पर एक तरीके से महिलाएं आप लोग बोल सकते हैं जो इनके बारे में बात ही नहीं करते हैं, वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। जो किसी को बताते हैं वो बहुत कम है, 9%, 9.5%, 9.9%। तो मोटे मोटे तौर पर 10% लोग ही ऐसे हैं जो यहां पर इसके बारे में बताते हैं, और इसी के साथ में 11% ऐसे हैं जो फिजिकल वायलेंस पे हेल्प के लिए बोलते हैं, सेक्सुअल पे 9.8 है, और फिजिकल और सेक्सुअल दोनों हो जाता है तो यहां पर थोड़ा ज्यादा हो गया, 30% के करीब जो लोग हैं वो यहां पर बात करते हैं कि भैया कोई हेल्प करे। स्टेट वाइज अगर आप लोग इसको देखोगे नंबर ऑफ केसेस के बारे में, तो ये काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। चार्ट जो यहां पर बता रहा है डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेन जो है स्टेट वाइज अगेंस्ट द नंबर ऑफ कंप्लेन रिसीव की गई पर मिलियन वुमेन टिल 2020, तो उसके हिसाब से बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि पर मिलियन पर कितनी कंप्लेन यहां पर निकल कर आई। तो सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है दिल्ली के बारे में, हिमाचल, ये हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जा रही है। तो ये पर्टिकुलर वो एरिया है जहां पर पॉपुलेशन भी आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें हरियाणा में, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां पर वुमेन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, तो वो कंडीशन निकल कर आती है। जहां पर ले देकर अगर कोई निकल कर आता है घर से और रिपोर्ट करता है तो फिर अंडर रिपोर्टिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि पूरा रिपोर्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, जैसे कि किसी ने यहां पर रिपोर्ट कर दिया पर लेकिन फिर अंडर रिपोर्टिंग यहां पर देखने को मिलेगी, जैसे तैसे फिर उनको भी प्रॉपर वे में हेल्प नहीं मिल पाती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर बताया गया है कि 14% के करीब जो विक्टिम्स है जिनके साथ में ऐसा अत्याचार होता है, घरेलू कोई हिंसा होती है, ओनली 7% ऐसे हैं जो कि यहां पर अथॉरिटी तक पहुंचते हैं, यानी कि 14% जो यहां पर बात करते हैं, 7% उसमें से यहां पर पहुंचते हैं पुलिस, डॉक्टर या फिर लॉयर तक या फिर सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तक, यानी कि वहां तक पहुंचते ही नहीं है, चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। 90% जो विक्टिम्स हैं जो बोलते हैं कि हेल्प चाहिए ओनली, तो वो हमेशा इमीडिएट फैमिली मेंबर से बात करते हैं, यानी कि घर में किससे बात करेंगे या फिर किसी रिश्तेदार से बात करेंगे, ठीक है, अदर अथॉरिटी, नेबर, फ्रेंड, हस्बैंड, ये हस्बैंड्स फैमिली या फिर ओन फैमिली, तो इस तरीके से यहां पर बात की जाती है। तो कहने का मतलब यहां पर भी आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरीके से चीजें बाहर ना आए, घर पर ही चीजों को निपटा दिया जाए, बेसिक फोकस ये देखने को मिलता है। तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर इंफॉर्मेशन है, ये सारी आप लोग यूज कर सकते हैं अगर कोई वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात की जा रही है या फिर वुमेन से रिलेटेड कोई आर्टिकल आता है तो वहां पर भी उनसे अत्याचार जो देखने को मिलता है उसके बारे में ये आर्टिकल्स आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट था, थोड़ा सा हटके था, तो इसलिए यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताया, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आर्टिकल है यहां पर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंबाइन अब यहां पर चाइना वाले आर्टिकल स्टार्ट होंगे और फिर राज्यसभा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी क्या है न्यूज में, एक बार उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। सबसे पहले बात की जा रही है कि क्लैरिफिकेशन अभी नहीं देखने को मिल रहा है। अभी क्या हुआ, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ये ऑल पार्टी मीटिंग चल रही थी। ये जो ऑल पार्टी मीटिंग चल रही थी तो चाइना के मुद्दे के बारे में बात की जा रही थी, जैसे कि सारी पार्टी आप लोग यहां पर देखने को मिल रही हैं, अलग अलग राज्य के सारे लोग आप लोग यहां पर नजर आएंगे, जैसे यहां पर मायावती जी भी आप लोग देखते हैं, यहां पर ये हो गई सोनिया गांधी जी, तो यहां पर सारे अलग अलग पर्सन है यहां पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर साउथ इंडिया से भी लोग आ रखे हैं। तो ये जो मीटिंग थी इसमें बेसिकली सिचुएशन जानने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया और चाइना के बीच में कंडीशन क्या चल रही है, क्योंकि अब तक जनता के सामने भी क्लैरिफिकेशन नहीं लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके चलते जनता भी चाह रही है कि उनको भी चीजें पता चले। पर लेकिन जो सबसे एक खतरनाक सिचुएशन यहां पर देखने को मिली, जो कि प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनकी स्टेटमेंट निकल कर आई, उन्होंने बोला कि ऑल पार्टी जो मीट है फ्राइडे में जो देखने को मिली, तो उसमें उनके द्वारा क्लेम किया गया कि चाइना की साइड से ना तो कोई घुसपैठ की गई है, यानी कि हमारी साइड में चाइना की साइड से कोई नहीं आया, और ना ही कोई घुसपैठिया अब वहां पर मौजूद है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोली गई है, यानी कि ना तो चाइना से कोई हमारी कंट्री के अंदर घुसा है और ना ही अब तक यहां पर कोई अवेलेबल है, कोई घुसा हुआ वहां पर है। तो ये बातें हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बोली गई जब यहां पर ऑल पार्टी मीटिंग यहां पर चल रही थी। तो यहां पर जो राइटर बोल रहे हैं फिर जो 20 लोगों की जान गई, तो इसका मतलब हमारे सोल्जर्स की गलती है, हमारे सोल्जर्स चाइना की साइड में गए हैं, तब यहां पर ये चीजें देखने को मिली। जबकि चाइना खुद चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा है कि पूरी गालवान वैली हमारी है, जहां पर आधा पोर्शन, कुछ वेस्टर्न पोर्शन जो था वो इंडिया का पोर्शन है, पर लेकिन चाइना बोल रहा है कि वो हमारा पोर्शन है। उसके बाद भी हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहां पर ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इसी के चलते यहां पर बोला जा रहा है कि अब तक भी यहां पर पोंगेंग लेक के अंदर में यहां पर ये इंडियन टेरिटरी के अंदर आप लोगों यहां पर चाइनीज ट्रूप जो है वो स्टिल अब तक वहां पर अवेलेबल है, और हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इससे सबसे खतरनाक जो बातें हैं वो क्या होती हैं, सबसे पहले तो यहां पर जो स्टेटमेंट आई निकल के, यहां पर पीएमओ की साइड से एक क्लैरिफिकेशन आया कि एक तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन इसको किया जा रहा है, यानी कि गलत तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिनको पूरी कंट्री का पूरा संसार सुन रहा है आज की डेट में,
उनको अपने वर्ड जो है, जो शब्द जो है, वो थोड़े से केयरफुली चूज करने चाहिए, क्योंकि वहां पर एक एक शब्द का मीनिंग एक अलग तरीके से देखा जाता है। क्योंकि जैसे इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई, इवन चाइनीज जो मीडिया है, चाइना की जो स्टेट मीडिया है, उन्होंने भी यही बोला। उन्होंने हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनकी स्टेटमेंट को उठा लिया और उन्होंने बोला कि जब इनकी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ही यहां पर ये बोल रहा है कि हमारी कंट्री में अंदर कोई नहीं घुसा है, तो इसका मतलब ये है कि इंडियन आर्मी हमारे एरिया में घुसकर आई है और उन्होंने हमारे सोल्जर्स पर अटैक किया है, तब यहां पर हम लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया। तो इनडायरेक्ट वे में यहां पर जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट है वो चाइना के द्वारा उठा ली गई और चाइना के द्वारा उठाकर उनके द्वारा ये बोल दिया गया, जब लीडर ही इनका यहां पर ये खुद बोल रहा है तो हमको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर एक तरीके से उनके द्वारा ये बोला गया कि पीपल लिबरेशन जो आर्मी है, उनकी जो पीएलए है, वो अपनी जगह सही है, इंडियन आर्मी गलत है, ये यहां पर बोलने की कोशिश की गई है। यानी कि इसीलिए यहां पर बोला गया कि हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर उनको अपने जो शब्द हैं थोड़ा सा चूज करने चाहिए केयरफुली, जो यहां पर ये अभी इस तरीके से स्टेटमेंट देखने को मिली। जबकि हम बात करें अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा, वो साफ साफ यहां पर ये कई बार मेंशन कर चुके हैं कि चाइनीज ने क्रॉस किया है एलएसी, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना ने क्रॉस किया है। पर लेकिन हमारी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि चाइना की साइड से कोई भी ना तो एंट्री किया है और ना ही अब वहां पर अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल दोनों जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे की कंट्रोवर्सी में चली गई यहां पर। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का एक पुअर कम्युनिकेशन यहां पर देखने को मिल रहा है बॉर्डर इश्यूज पर। बाहर की कंट्री तो दूर की बात है, अपनी खुद की मिनिस्ट्री के अंदर भी यहां पर एक तरीके से कम्युनिकेशन नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है और कोई कुछ बोल रहा है। पर लेकिन जिस तरीके से अगर देखिए आप लोग यहां पर जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ, हमारी कंट्री के जो जवान शहीद हुए और लगभग 6 वीक तक जो यहां पर टेंशन बनी रही गालवान वैली के अंदर, जो अब भी लगभग कंटिन्यू है। तो इसके चलते क्या यहां पर इस तरीके से सिचुएशन को सुधारा जाएगा? अगर इस टाइम के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये काफी बुरा टाइम है जो एलएसी के ऊपर देखने को मिला। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की सिचुएशन यहां पर देखने को मिलने वाली है। ट्रू तो यहां पर यह कि एक डिटेल प्रॉपर पब्लिक जो डोमेन में होनी चाहिए थी, जनता को पता चलना चाहिए था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो डेटा जनता से छिपाया जाता है। चलिए ये मान लेते हैं कि सेंसिटिव इशू है, हाँ चलो जनता तक चीजें नहीं पहुंचनी चाहिए, पर लेकिन एक ओवरव्यू तो मिलना चाहिए ना। हम ये तो नहीं बोल रहे कि वहां पर सारी चीजें आप लोग बताओ कि हमारे कहां जवान कहां पर है, क्या क्या कर रहे हैं। कम से कम जो लोगों की जान जा रही है वो तो कम से कम जनता तक पता चलना चाहिए ना। उसमें तो कोई सेंसिटिव इशू नहीं है, क्योंकि हमारी जो मान लीजिए किसी जैसे 20 जवान हमारे शहीद हो गए, तो कम से कम जो हमारी कंट्री को पता तो होना चाहिए कि कैजुअलिटी कितनी हो रही है। वो थोड़ी ना कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो लोगों की जान जा रही है तो उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो यहां पर एक तरीके से करंट जो क्राइसिस है उसके सोल्यूशन को एक तरीके से देखने की कोशिश करना चाहिए और एक तरीके से क्या करना है कि एक नॉर्मल से यहां पर बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में एलएसी के बारे में बात करें तो एक प्रोग्रेसिव डिप्लोमेसी यहां पर इसका सोल्यूशन निकाल सकती है। जिस तरीके से आज के डेट में इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये इस तरीके से बाद में भी आप लोगों को बातें करनी है, तो क्यों ना पहले ही आप लोग बातें करके चीजों का सॉल्यूशन निकालिए। तो इसी के चलते अगर बात करें यहां पर, देखिए कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कई सारे मुद्दों पर यहां पर बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। अगर गवर्नमेंट मुद्दों पर साइलेंट है तो फिर क्या होगा? एब्सेंस रहेगा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन का, यानी कि किसी को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं लगेगी तो लोग कायास्थ लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने कोई स्टेटमेंट दी, ठीक है, आप लोगों ने बोल दिया कि मेरी जॉब लग गई है, ठीक है। तो जॉब लग गई है मतलब आप लोगों ने, मतलब गांव में कहीं खबर चल रही है कि आप लोगों की कोई जॉब लग गई है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, कई सारे शादी के रिश्ते विश्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई लोग बोलेंगे जॉब नहीं लगी है, झूठ बोल रहा है कि ऐसे ही किसी प्राइवेट में लग रहा होगा, कुछ ऐसे टाइम पास कर रहा है, शादी हो जाए। तो इस तरीके से लोग क्या करने लगते हैं, फालतू की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर क्लियरली पता होगा सबको कि हाँ ये बंदा ये है और इसकी जॉब लगी हुई है, ऐसे काम कर रहे हैं, तो फिर सबके मुंह जो है वो बंद रहेंगे, ठीक है। उसके बारे में अलग तरीके की स्टेटमेंट आएगी, पर लेकिन फिर उस टाइम पर नेगेटिव चीजें ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगी, यानी कि क्लैरिटी रहेगी। तो गवर्नमेंट अगर यहां पर एब्सेंस रहेगी, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो लोग क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से अपनी रोटियां सेकेंगे। तो वो सिचुएशन यहां पर नजर आएगी। अगर साइलेंट है कंप्लीटली तो फिर देखिए पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो जाती है, उसके ऊपर ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है, इन्होंने तो ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरनाक चीजें साबित होती हैं यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में कम से कम जनता को पता चलता रहना चाहिए कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है, ताकि फालतू की चीजें उसके ऊपर स्टार्ट न हो। ऑल पार्टी जो मीट बुलाई गई ये सही है, बुलानी चाहिए थी, पर लेकिन ये भी लेट कर दी गई है। तो पहले होनी चाहिए थी, जब से सिचुएशन यहां पर इतनी खराब चल रही है तो इसको पहले बुलाना चाहिए था, पर लेकिन इसको लेट बुलाया गया। इंडिया और चाइना पॉलिसी की अगर बारे में आप लोग बात करें तो यहां पर बात की जा रही है कि 1962 की जो वार हुई थी उसके बाद में 1988 में यहां पर ये चीजें जो थी फिर को नॉर्मलाइज करने की बात की गई थी, कोशिश की गई थी राजीव गांधी जी के द्वारा। तो एक नया मोड़ आया था, तो फिर से एक नया मोड़ अभी यहां पर रिलेशन में देखने को मिल रहा है। तब से चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं नॉर्मल चल रही थी, अब एक और नया पैटर्न यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। क्योंकि अगर आप लोग आगे देखेंगे जैसे रिलेशन अब चलने वाले हैं तो वर्स्ट फॉर्म देखने को मिली अभी यहां पर जो 20 जवान हमारे शहीद हुए 1967 के बाद में। तो इसके चलते यहां पर चीजों को समझना पड़ेगा कि इंडिया के सामने बिगेस्ट एक तरीके से जो नाइबर है वो चैलेंज के तरीके से खड़ा हुआ है हमारा पड़ोसी, ठीक है। तो इसको हम लोग को एक पावरफुल भी है, तो कैसे उसको टैकल करना है ये हम लोग को समझना पड़ेगा। इसी के साथ में अगर बात करें जो फैक्ट्स हैं आप लोग उनको डिनाई नहीं कर
सकते हैं वो आप लोग को अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे और सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। रियलाइज करना पड़ेगा नेचर और जो नेचर है और मैग्नीट्यूड क्या है प्रॉब्लम का। ऐसा नहीं कर सकते कि जब कबूतर, एक सुना होगा कबूतर जब प्रॉब्लम आ रही है आंखें बंद कर बैठ जाओ तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम गायब हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो सिचुएशन कुछ और ही होती। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझनी पड़ेगी कैसे इसको टैकल करके चलना है। चाइना देखिए अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म आप लोग देखते हैं कि चाइना की साइड से कंडीशन क्या देखने को मिलती है, ठीक है। तो इंडिया को भी यहां पर चीजों को समझना पड़ेगा। इंडिया को स्ट्रेटेजिक गोल बनाने पड़ेंगे, केयरफुली कैलकुलेट करना पड़ेगा किस तरीके से चाइना को न्यूट्रलाइज करके चलना है। एशिया पैसिफिक रीजन में खासकर अगर आप लोग देखें टेंशन को कैसे डीएक्सलेट करना है, अपनी फॉरेन पॉलिसी पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि चाइना की जो कंडीशन है वो काफी खराब यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। पहले आप लोग ये अभी क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में आगे भी आर्टिकल डिस्कस करूंगा, दोनों को कंबाइन कर एक अच्छा सा आंसर आप लोगों को लिखना है। इंडियन पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है चाइना को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, कि चाइना किस तरीके से यहां पर अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है। तो ये आप लोगों को इसके ऊपर कमेंट करना है क्योंकि जो फिलहाल अभी यहां पर 20 जवान यहां पर हमारे जान गई शहीद हुए, इसी के चलते पास्ट में 1962 की जो वॉर थी उसमें भी कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही थी। तो दोनों आर्टिकल को कंबाइन कर आप लोगों को यहां पर आंसर देना है, ठीक है। तो एक तो ये पहले डिस्कस कर लिया, अब दो आर्टिकल कंटिन्यूअस यहां पर डिस्कस करूंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर बात की जा रही है जब 1962 की वॉर हुई उससे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा। हमारी कंट्री के सारे जो लीडर थे वो काफी विश्वास के साथ में यहां पर चाइना को एक तरीके से हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, पर लेकिन जब सिचुएशन देखने को मिली तब पता चला कि हमारी गलती थी और हम लोगों ने गलतियां की हैं, यहां पर उसको सुधारना चाहिए। 1962 में भी अगर आप लोग देखें एक साइड में अगर आप लोग देखें ज्यादा खतरा उस टाइम पर भी पाकिस्तान की साइड से माना जा रहा था। चाइना को तो हम लोग वैसे ही लेकर चल रहे थे कि हाँ चाइना के साथ में हम लोग ज्यादा नहीं है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि हम लोग 1962 की जो गलती से सीखना चाहिए हम लोग को, जो हम लोगों ने वहां पर गलती की थी। पाकिस्तान को हम लोग एक जुनून की तरीके से देखते हैं, पाकिस्तान की साइड से अगर जरा सी कुछ चीजें हो जाती हैं तो पूरा देश आकर खड़ा हो जाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब चाइना की साइड से होती है तो हम लोग चीजें नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पाकिस्तान हमसे कमजोर है तो उसके ऊपर दादागिरी दिखाते हैं और चाइना हमसे ताकतवर है तो हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये जो पॉलिसी है हमारी, हम लोग को थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कम से कम हम लोग को समझना पड़ेगा कि थ्रेट कैसी है और कैसे उसको लेकर चलना है। ऐसे नहीं कि चीजों को इग्नोर करना, क्योंकि 1962 की गलती हम लोग फिर से नहीं दोहरा सकते। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। ये जब आर्टिकल यहां पर ऐसे में पढ़ रहा था, यहां पर जब यहां पर मुझे थोड़ी सी महात्मा गांधी जी की याद आ गई। जब मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था वहां पर, तो उनका स्टार्टिंग का जो फेज था ना, वो अंग्रेजों के ऊपर ट्रस्ट किया करते थे। उनका यह मानना था कि जो सिचुएशन होती है वो खराब होती है, कभी इंसान बुरा नहीं होता है। तो इसके चलते अंग्रेजों पर वो काफी ट्रस्ट करते थे। तो जिस टाइम पर ये अंग्रेजों पर काफी ट्रस्ट करते थे तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग जैसे कांड किए और कई सारी हरकतें की। तो तब जाकर उनका थोड़ा सा एक तरीके से जो ट्रस्ट था वो अंग्रेजों के ऊपर से हिला। वरना स्टार्टिंग में वो ये बोलते थे कि कोई नहीं यार, चीजें चलती रहती है। वो ये बोलते थे कि कम से कम अगर हम उनसे बात करेंगे, उनके सामने प्रेयर करेंगे, पिटिशन करेंगे, तो वो क्या करेंगे, सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लेंगे अंग्रेज। तो इसलिए अंग्रेजों के सामने हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, भैया ये कर लो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला लो। तो कंडीशन क्या बनती थी, कंडीशन रिजल्ट फाइनल देखने को मिलता था कि अंग्रेज उठाकर लात मारते थे, हमारे देश के जो लोग थे उनको गोलियां मारते थे, जेल में उठाकर डाल देते थे, जलियांवाला बाग जैसे कांड देखने को मिले। तो तब जाकर उनकी आंखें खुली कि हाँ भैया गलत है यहां पर ये, ठीक है। फिर इनको यहां पर लगा कि अब तो यहां पर इनको यहां से ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये सिचुएशन उनको समझ में आ गई। तो स्टार्टिंग में जो यहां पर पैटर्न हमारा चाइना को लेकर चल रहा था वही महात्मा गांधी जी का अंग्रेजों को लेकर चला था। हम लोग को ये लग रहा था कि पाकिस्तान हम लोग को कुछ भी कर सकता है पर चाइना हमको धोखा नहीं देगा। तो चाइना को एक तरीके से जब यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी भी उसी तरीके से लेकर चले थे कि नहीं चाइना ऐसी नहीं हरकत नहीं करेगा। पर लेकिन जब यहां पर ये चीजें हो गई तो खुद जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी बोला गया पार्लियामेंट के अंदर में कि मैं गलत था। तो उसी के बारे में भी आगे बात करूंगा। 1959 में अगर बात करें इंडो चाइना रिलेशन के बारे में, तो वो काफी डिटेरियोरेट होने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दलाई लामा साहब हमारी कंट्री में आ गए थे, उसको लेकर कंडीशन बनी हुई थी। तो उस टाइम पर भी कई सारी बातें चल रही थी कि कहीं चाइना को लेकर कहीं पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि दोनों फ्रंट से हमारे सामने यहां पर प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। रिसेंटली अगर आप लोग इंडियन आर्मी चीफ के बारे में बात करें, जो कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, उनके बारे में उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है, तो उनके द्वारा बोला गया कि हम लोग को दो फ्रंट पर वार लड़नी पड़ेगी। ये काफी जरूरी भी है। उस टाइम पर हम लोग ऐसा नहीं बोलते थे, उस टाइम पर हम लोग बोलते थे कि पाकिस्तान से वार लड़नी पड़ेगी, क्योंकि चाइना को तो हम लोग अपना दोस्त बोलते थे, हिंदू चीनी भाई भाई वाली बात करते थे। तो अब यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक और टू वॉर फ्रंट पर काम करना पड़ेगा। 1962 में हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू जी,
और डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णन मेनन। तो इनके द्वारा दोनों के साथ में यहां पर बिलीव किया गया कि चाइना की साइड से खतरा नहीं है, पाकिस्तान को बेसिकली खतरा इनके द्वारा माना जाता था। इसी के साथ में अगर बात करें हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है, 1971 में, उनके द्वारा भी यहां पर पॉसिबली चाइना को एक तरीके से देखा गया थोड़ा सा अलग तरीके से कि हो सकता है कि पाकिस्तान की सपोर्ट करे, तो उन्होंने भी यहां पर इनको चीजों को भापना स्टार्ट किया। आप लोगों को पता है 1971 की वॉर क्या थी, जब यहां पर पाकिस्तान को दो टुकड़ों में डिवाइड किया गया, एक तो बन गया पाकिस्तान और दूसरा बन गया बांग्लादेश। इससे पहले ये एक कंट्री हुआ करता था। तो उस टाइम पर ये इंदिरा गांधी जी भी चाइना को भाप गई थी, क्योंकि यहां पर देखिए ये इस टाइम पर इसको जो बांग्लादेश है हम लोग इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, ये जो पाकिस्तान है इसको हम लोग वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो जब 1972 की वॉर हुई तो वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो उस टाइम पर जो हमारी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी जी थी। तो कंडीशन यहां पर यह थी कि चाइना का यहां पर एक तरीके से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि चाइना पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए यहां पर आएगा। तो इसीलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से काम किया, एक बड़ी सूझबूझ से काम उनके द्वारा किया गया। उन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की, किसके साथ में, यूएसएसआर के साथ में, जिसको आज के दिन में आप लोग रसिया बोल सकते हैं, क्योंकि कई सारी कंट्री टूट गई 1990s में आके, जब कोल्ड वॉर का एक तरीके से खत्म हुआ। उससे पहले यहां पर इसको एक तरीके से काफी पावरफुल ग्रुप माना जाता था, जो कि हमेशा यूएसए के साथ में यहां पर आमने सामने खड़ा रहता था। तो देखिए इनके साथ में जब यहां पर डील साइन की गई तो सीधा सीधा पर्पज ये है कि अगर हमारे ऊपर कुछ भी गलत एक तरीके से हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो इसका मतलब यह है कि यूएसआर के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारी हेल्प करने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं कंडीशन क्या देखने को मिली, कंडीशन ये देखने को मिली कि हम लोग को पता था कि चाइना कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है वो वुआंग में मिले अप्रैल के महीने में 2018 में, और ममल्लापुरम में जो मिले ये यहां पर तमिलनाडु में अक्टूबर 2019 में मिले यहां पर। तो कंडीशन क्या देखने को मिली, कंडीशन ये देखने को मिली कि चीजें थी जो नॉर्मल करनी थी और अच्छे लेवल पर काम करना था। पर लेकिन अब क्या हो गया, अब फिर से जो चीजें हैं फिर से एक तरीके से ये आ गया है कि हम लोग को लेसन लेना पड़ेगा 1962 की वॉर से। क्योंकि 1962 की वॉर के बारे में बात करें तो राज थापर जो फाउंडर एंड एडिटर जनरल यहां पर सेमिनार के थे, उनके द्वारा यहां पर ये बातें कुछ बोली गई कि उस टाइम पर जो बिलीफ था चाइना को थ्रेट ही नहीं मान रहे थे। थ्रेट किसको माना जा रहा था, पाकिस्तान को माना जा रहा था। नेहरू जी के द्वारा भी साफ साफ बोला गया कि पाकिस्तान थ्रेट है यहां पर ग्रेटर देन चाइना, यानी कि एक तरीके से चाइना को एक तरीके से थ्रेट की तरीके से नहीं ले रहे थे यहां पर, इंडिया के लिए ज्यादा थ्रेट यहां पर पाकिस्तान को माना जा रहा था। फिर आगे चलकर जब सिचुएशन यहां पर देखने को मिली, नेहरू जी के द्वारा एक्नॉलेज किया गया आफ्टर 1962 की वॉर के बाद में, यानी कि जब चाइना ने पत्ते एक तरीके से फरकच्चे उड़ा दिए, तब जाकर इनकी समझ में आया कि हां चाइना भी यहां पर ऐसी हरकतें कर सकते हैं। तो इनके द्वारा फिर पार्लियामेंट में जाकर बोला गया कि अनफॉर्चुनेट था यहां पर इस तरीके से हम लोग जो बेसिकली इसको इग्नोर करते रहे चाइना को। तो एक तरीके से ये जो क्वेश्चन था यहां पर समझ में आ गया कि यहां पर कंडीशन क्या थी। तो कहीं ना कहीं आखिर ऐसा क्यों बना, आखिर क्यों था इनको ये लग रहा था कि यहां पर ये चाइना कुछ गलत नहीं करेगा, और चाइना ने गलत क्यों किया। तो देखिए वो उनकी इंटेंशन नहीं समझ पाए। चाइना अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की तरीके से उभार कर लाना चाहता था एशिया के अंदर। रीजन क्या था, अब नई नई कंट्री अभी यहां पर पैदा हुई है, नई नई कंट्री अभी यहां पर निकल कर आई है। तो चाइना ये चाह रहा था कि अगर अभी यहां पर एक तरीके से अपना कब्जा जमा लेगा पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एरिया में, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो यहां पर वर्चस्व निकल कर नहीं आएगा और चाइना को एशिया का लीडर बोलने लगेंगे लोग। तो बेसिक पर्पज इसका यह देखने को मिला। तो चाइना के द्वारा जो इंडिया के जो लीडर्स थे यहां पर वो कन्विंस हो गए कि चाइना जो था यहां पर, कि पहले तो ये था कि चाइना अटैक नहीं करेगा, पर लेकिन बाद में इनको समझ आ गया। स्टार्टिंग में तो के मेनन साहब भी यहां पर क्या थे, उनके द्वारा भी बोला गया कि चाइना कभी इंडिया के साथ में फाइट नहीं करेगा, खासकर बॉर्डर इशू को लेकर। और उनके द्वारा बोला गया कि मेरी उनके जो डिप्टी प्रीमियर है उनसे बात हुई है। तो ये चीजें यहां पर भी देखने को मिल रही है। पर लेकिन जब 1962 की वॉर आई और फुल एग्रेशन यहां पर चाइना की साइड से देखने को मिला, जो चाइना की पीएलए आर्मी है उनके द्वारा अटैक किया गया इंडिया और चाइना के जो फ्रंटियर थे उनके ऊपर गालवान वैली में लगभग 13 पोस्ट पर यहां पर अटैक किया गया। इसी के साथ में यहां पर यह है नामकाऊ चू रिवर, ठीक है, तो इस पर अटैक किया गया। नॉर्थ ईस्टर्न जो फ्रंटियर है हमारा, खासकर अगर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, उसमें भी अलग अलग एरिया में इनके द्वारा अटैक किया गया। तो चाइना ने पूरे बॉर्डर पर अलग अलग एरिया में यहां पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। कुछ को यहां पर देखने को मिलेगा और कुछ का आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से ये फुल फ्लेज्ड वॉर चाइना के द्वारा छेड़ दी गई, जिस चाइना को हम लोग ये बोले थे कि ये चाइना ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। तो तब यहां पर चीजें समझ में आ गई कि हां भैया किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाइना ने आखिर ऐसा क्यों किया, अब तक ये समझने वाली बात नहीं थी, क्योंकि चाइना के साथ में ऐसी कोई बुरी कंडीशन तो थी नहीं, बस दलाई लामा भाग कर आए थे। दलाई लामा के नाम पर चाइना ने ऐसी हरकतें क्यों कर डाली। तो सीधा सीधा लोगों ने जब एनालिसिस किया तो समझ में आया चाइना चाहता था कि एक तरीके से ग्लोबल लीडर दिखा सके अपने आप को कि एशिया में मैं ही एक लीडर हूं
और इंडिया मेरे सामने यहां पर नहीं टिकेगा। तो इसके चलते उनके द्वारा ये बातें बेसिकली दोहराने की कोशिश की गई और तब से चाइना का एग्रेशन यहां पर स्टार्ट हुआ। नेहरू जी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया यहां पर डे बिफोर, मतलब कुछ लगभग 9 दिन पहले अपनी जो डेथ यानी कि जब उनकी जान गई 1964 में, कि एक तरीके से चाइना के द्वारा जो हरकतें की गई वो उसको इग्नोर कर गए थे, यानी कि चाइना को वो ढंग से जज नहीं कर पाए, क्योंकि चाइना अपने आप को टॉप डॉग मानना चाहता था एशिया के अंदर, यानी कि एशिया के अंदर वही एक ऐसा पावरफुल कंट्री है जो कि कुछ कर सकता है, बाकी कोई यहां पर सामने नहीं टिक पाएगा। और उसी टाइम पर जो नेहरू जी हैं उनके द्वारा लेटर भी लिखा गया था यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को, लिखा गया था कि चाइना आज की डेट में लग रहा है आप लोग यहां पर एशिया में अपना दबदबा जमाने की कोशिश कर रहा है, बट ये एशिया के लिए नहीं है ओनली, जिस तरीके की हरकत उसके द्वारा की गई है वो अपने आप को आने वाले टाइम में ग्लोबल लीडर बनाना चाहता है और ये उसका फर्स्ट स्टेप है। देखिए इनको बोलते हैं दूरदर्शी लीडर। उस टाइम पर यहां पर जब चीजें समझ, एक तो बात है समझ में नहीं आ रही है, पर लेकिन जब समझ में आ गई तो कहां तक की चीजें इनके द्वारा देख ली गई, क्योंकि रीजन ये था क्योंकि जिस पर्सन के द्वारा ये एग्रेशन दिखाया गया उससे एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई जा रही थी कि कोई ऐसा एग्रेशन ये दिखाएगा, पर लेकिन बिना किसी बात के जब एग्रेशन दिखा दिया अपने आप को एशिया में लीडर साबित करने के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया पहले एशिया में लीडर साबित करेगा और फिर वर्ल्ड की तरफ को चलेगा। तो वही स्टेप यहां पर इनके द्वारा उठा गया, पहले अपने आप को एशिया के लीडर बनाया गया और अब वर्ल्ड में आज के दिन में यूएसए को टक्कर देने के लिए सामने खड़ा हुआ है। और ये बात यहां पर नेहरू जी के द्वारा यहां पर अपनी डेथ के कुछ पहले यहां पर बोल दी गई थी कि ऐसा कुछ चाइना करने वाला है। तो ये यहां पर एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन वही है कि अंडरस्टैंड नहीं किया गया उस टाइम पर, तो इस तरीके से आज की डेट में ये आप लोगों के सामने है यहां पर, तो इसको आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखेगा। तो अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप लोग देखिए एसएससी बैंकिंग की तैयारी करें तो एक छोटा सा एस्से लिखिएगा जिससे आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है, पर लेकिन स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो आप लोग 100 से 150 शब्द में, और यूपीएससी की तैयारी करें तो इसको आप लोग 200 से 250 शब्द में लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये बेसिकली आप लोगों का पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आप लोगों के सामने यहां पर है, ये बात कर रहे हैं हमारी कंट्री में राज्यसभा के बारे में। अभी राज्यसभा में इलेक्शन देखने को मिले तो राज्यसभा में यहां पर अभी जो पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आई है तो उसका एक एनालिसिस यहां पर किया जा रहा है, पर लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखिए हमारी कंट्री की जब पार्लियामेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो पार्लियामेंट में कौन कौन यहां पर देखने को मिलता है। तो पार्लियामेंट में एक तो मिलेगा आप लोगों को लोकसभा, जिसको आप लोग लोअर हाउस बोलते हैं। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्यसभा, जिसको आप लोग अपर हाउस बोलते हैं या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो इसका पोर्शन है यहां पर यह है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन आप लोग यहां पर देखने को मिल देते हैं। तो आज का जो हमारा फोकस रहने वाला है यहां पर, ये रहने वाला है राज्यसभा के ऊपर। तो राज्यसभा के बारे में आप लोग यहां पर आइडिया रखिए। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। टोटल राज्यसभा में अगर आप लोग सीट्स के बारे में बात करते हैं तो 245 सीट आप लोग को देखने को मिलेगी। 245 सीट में से 233 सीट जो है वो तो इलेक्टेड होकर आती हैं, बाकी की 12 सीट जो है वो आप लोग यहां पर नॉमिनेशन की सीटें देखने को मिलेंगी, यानी कि जो नॉमिनेट यहां पर होकर आती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू यहां पर चीजें आप लोग को देखने को मिलती है, यानी कि एक सिंगल वोट को ट्रांसफर किया जाता है और उसके चीजें आगे यहां पर बढ़ती हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से एक पर्सन जो है वो यहां पर कई सारे पर्सन को वोट देता है, उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो वो यहां पर यूज की जाती है इस पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए, ठीक है। आज की डेट में अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं चेयरमैन कौन है यहां पर, ये है एम वेंकैया नायडू जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। आप ये बताइए कि डिप्टी चेयरमैन कौन है आज की डेट में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। तो टोटल जो ये सीट है इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर समझेंगे टोटल किसकी तरीके से क्या क्या सीटें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले जब यहां पर अभी आप लोगों के सामने यहां पर ये इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो टोटल मिलाकर बीजेपी की जो सीट है वो 86 यहां पर हो गई है राज्यसभा के अंदर में। जो इलेक्शन है अभी यहां पर 19 सीट्स के लिए अक्रॉस द सेवरल स्टेट यहां पर देखने को मिले फ्राइडे के अंदर में। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो बेसिकली अपर हाउस में अब सीट हो गई यहां पर, वो यहां पर बीजेपी के पास है, पर फिर भी शॉर्ट है, यानी कि 245 के कंपेयर में अगर आप लोग देखेंगे फिर भी इतनी नहीं है कि प्रॉपर वे में उसको पहुंचा सके, ठीक है। तो ऑफ यहां पर बात की जा रही है, टोटल 61 वैकेंसी थी, यानी कि जो यहां पर खाली सीट थी वो 61 थी। 42 जो थी वो अनअपोज्ड पहले यहां पर भरी जा चुकी हैं, फिल की जा चुकी हैं। 19 सीट के लिए यहां पर इलेक्शन देखने को मिला। 19 में से 8 तो जीती गई यहां पर बीजेपी के द्वारा और 4 जीती गई यहां पर कांग्रेस के द्वारा, बाकी दूसरों के द्वारा जीती गई। 61 जो है यहां पर जो बेसिकली आउटगोइंग मेंबर थे उसमें से 17 तो गए थे कांग्रेस के, जबकि 17 गए थे और आए कितने, आए 4। 15 गए थे बीजेपी के यहां पर, ठीक है। 15 फ्रॉम बीजेपी के गए थे। 61 की बात की जा रही है, सॉरी है, ठीक है। ये तो अभी यहां पर 19 की बात की जा रही है। तो यहां पर 61 जिसमें से यहां पर 15 किसके गए थे, बीजेपी के गए थे। अब ऑल राउंड अगर देखेंगे बीजेपी की जो टैली है 75% थे पहले, वो 75 मेंबर थे, अब यहां पर 11 और ऐड हो गए तो 86 यहां पर हो गए हैं। कांग्रेस के 41 यहां पर हो गए हैं अभी फिलहाल मेंबर। तो ये तो डेटा है जो एक हल्का सा आइडिया जिसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। अगर बात करें यहां पर देखिए बेसिकली कई सारी जो पर्सनैलिटी है, जैसे अपोजिशन बेंच के बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर एचडी देवगौड़ा, इसी के साथ
में यहां पर ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों कर्नाटक से आप लोगों को देखने को मिले। दिग्विजय सिंह जो है यहां पर मध्य प्रदेश से देखने को मिले। शिबू सोरेन जो है ये झारखंड से देखने को मिले और केसी वेणुगोपाल जो है ये राजस्थान से देखने को मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि रिसेंटली अभी कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में मिले हैं, यहां पर उनके बारे में बात की जा रही है कि उनको यहां पर एक तरीके से ट्रेजरी बेंच में उनको ऐड किया गया है, ठीक है, जिनके द्वारा यहां पर कमलनाथ की गवर्नमेंट को गिराया गया था मध्य प्रदेश के अंदर में, और यहां पर जो बेसिकली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उसको गिराकर यहां पर अभी रिसेंटली बीजेपी की यहां पर पावर में आई। तो इसके चलते जो ओल पैटर्न अगर आप लोग देखेंगे, अप्रोच जो है इंक्रीज, यानी कि एक तरीके से सारे शाम दाम दंड भेद यहां पर लगाए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से यहां पर बेसिकली राज्यसभा में अपने आप को लेकर चलना है। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करेंगे, जिस तरीके से बात की जा रही है, इलेक्शन जो अनाउंस किए गए 8 कांग्रेस जो एमएलए हैं उन्होंने तुरंत पार्टी छोड़ दी गुजरात के अंदर में। क्यों? क्योंकि वहां से एक तरीके से कैंडिडेट को जिताना था अपना राज्यसभा के, जिसमें कहीं ना कहीं सक्सेस भी यहां पर चीजें देखने को मिली। यानी कि एक तरीके से शाम दाम दंड भेद लगाए जा रहे हैं बीजेपी पार्टी के द्वारा किस तरीके से अपनी यहां पर सीट बेसिकली लेकर आनी है इसके राज्यसभा के अंदर में। इससे क्या कंडीशन बनती है? कंडीशन यहां पर ये बनती है, देखिए मान लीजिए आप लोगों को कोई बिल पास कराना है तो पहले आप लोग उसको मान लीजिए लोकसभा में तो आप लोग पास कराई लोगे क्योंकि आप लोग की गवर्नमेंट है। फिर मान लीजिए वो राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में जाएगा तो क्या होगा, राज्यसभा में जाएगा अगर आप लोग की पावर नहीं है तो राज्यसभा में रुक जाएगा, यानी कि कोई भी काम आप लोग कंप्लीट नहीं करा पाएंगे अगर राज्यसभा में आप लोग फुल नहीं है तो। इसके चलते फिर आगे तो कोई बात ही नहीं बनती है। तो इसीलिए यहां पर कई सारे बिल को तो कोशिश की जाती है कि राज्यसभा को बाईपास कर दिया जाए, यानी कि उसको मनी बिल के तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है। मनी बिल में क्या होता है, राज्यसभा के हाथ में ज्यादा पावर नहीं होती है, लोकसभा के हाथ में पावर होती है, वो लगभग उसको 14 डेज तक ओनली रोक सकता है, बाकी उसको यहां पर आसानी से पास करना पड़ेगा। तो एक तरीके से राज्यसभा को बाईपास करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है जब आप लोग एक पर्टिकुलर हाउस को बाईपास करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। तो इसके लिए सोचने वाली बात है यहां पर। तो यही बात की जा रही है कि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो पावर है वो सेंटर स्टेट के बीच में डिवाइड होती है, और काउंसिल ऑफ स्टेट जो है यहां पर राज्यसभा वो सेंटर को वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो एक तरीके से स्टेट को बाईपास करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। तो इसके चलते एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बोला गया है, आज की डेट में राज्यसभा में क्या चक्कर है, एक तो बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज, नाम नहीं लूंगा किसी का, उनको यहां पर एक तरीके से उसमें जो राज्यसभा में पहुंचाने की कोशिश की जाती है। दूसरा जो यहां पर बिजनेस टाइकून है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, उसको राज्यसभा में पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब जो सेलिब्रिटी है उसकी खुद की एक लाइफ है, अब जो बिजनेस टाइकून है वो थोड़े ना यहां पर राज्यसभा में आकर फालतू की जो डिबेट और डिस्कशन होती है उसको तो फालतू की लगती है वो, हालांकि उसके तो कोई मतलब की नहीं है, वो जनता के फायदे की तो एक अलग बात है। तो होता यह है कि जो वर्किंग है ना वो ढंग से नहीं हो पा रही है, सीरियस जो कंट्रीब्यूशन राज्यसभा में देखने को मिलना चाहिए वो यहां पर सेलिब्रिटी और जो बिजनेस टाइकून है उनकी वजह से यहां पर देखने को नहीं मिलता है। तो कंडीशन यहां पर ये काफी खराब देखने को मिलने लगती है। तो इसी के बारे में यहां पर बेसिकली बात की जा रही है। जो गवर्नमेंट है अगर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो भी क्या कोशिश करती है, जब राज्यसभा में फुल सीट नहीं है, उनकी पावर नहीं है, तो वो बेसिकली मनी बिल बनाने की कोशिश करती है किसी भी बिल को, ताकि एक तरीके से बाईपास किया जा सके राज्यसभा की स्क्रूटनी को, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इसके चलते जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है उसका कंट्री के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर वाला हो गया, उसको क्या किया गया, जल्दी जल्दी में आनंद फानन में यहां पर एक तरीके से पास कराने की कोशिश की गई। कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है यहां पर। तो कोशिश ये की जाती है कि किसी पर भी ज्यादा डिबेट और डिस्कशन ना हो, ताकि गवर्नमेंट की जो बेसिकली उसको रिप्लाई करना पड़ता है तो वो कंडीशन यहां पर निकल कर आती है। तो ऐसे सिनेरियो में देखिए अक्रॉस द पार्टी लाइन अगर आप लोग देखें, पार्लियामेंट का जो रोल है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आता है। पार्लियामेंट काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में, हम लोगों ने, जनता ने चुनकर भेजा इन लोगों को वहां पर, ताकि प्रॉपर इमेज चीजों को लेकर इंप्लीमेंट कर चल सके, पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो उसके चलते फिर यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, याद रखेगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए, मनी बिल की जो बात की जा रही है, ये मैंने आप लोगों को पॉलिटी के जब लेक्चर लिए थे उसमें डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखा है। मनी बिल कौन से आर्टिकल के थ्रू यहां पर देखने को मिलता है, और मनी बिल यहां पर कौन बेसिकली यहां पर एक तरीके से पावर रखता है, मनी बिल यहां पर एक तरीके से डिक्लेयर करने के लिए ये पावर किसके हाथ में होती है। हालांकि बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, पर लेकिन कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में हो जाता है जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं, तो कोई भी ऐसा कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिएगा। और अगर देखिए कमेंट बॉक्स में कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग भी उसका रिप्लाई किया करें। और आंसर लिखने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जा सकते हैं, और इसी के साथ में फेसबुक पर जो पेज है उसको भी आप लोग जाकर वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाते हैं। कई बच्चे बोलते हैं टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है, कुछ नहीं करना है, बस लिंक पर क्लिक करना है, ज्वाइन का बटन आएगा और ज्वाइन कर लेना है। कोई वहां पर फीस नहीं है ज्वाइन करने की। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर फीस लगती है क्या, कोई फीस नहीं है, सब कुछ आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक अच्छी डायरेक्शन दे सकें।
तो ये चीजें आप लोगों के लिए, तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से उनको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंच सकें। अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है तो देखिए, मेरे एक तरीके से मैं पढ़ तो लेता हूं कि क्वेश्चन है पर लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो एक तरीके से आपको भी एक परिवार के तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर कोई कुछ पूछता है तो आप लोगों को वहां पर रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोग कई जगह जिस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर भी कल एक छोटी सी वीडियो शेयर की गई थी कपाल भाती की, तो कई सारे बच्चों के द्वारा उसको देखा गया। तो ये कुछ देखिए, जो मैंने योगा ये शेयर किया ना, ये बेसिक पर्पज ये नहीं था कि आप लोगों को दिखाना है कि मैं योगा कर रहा हूं। बेसिक पर्पज ये था कि आप लोग उसको फॉलो कर सकें, क्योंकि अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों को लाइफ में चीजें देखने को मिलेगी। तो वहां पर 100 पीस नहीं है कि आप लोगों को बस दिखाया जा रहा है कि हाँ भैया मैं बहुत बड़े बड़े काम कर रहा हूं, नहीं। ये आप लोगों की लाइफ में अगर कुछ चेंज लेकर आएगा तभी वो काम थोड़ा सा सही लगेगा मुझे, वरना तो मैं तो कर ही रहा हूं जो मुझे करना है अपनी लाइफ में। तो आप लोगों की लाइफ में क्या वो कोई चेंज लेकर आए, तो बेसिक पर्पज उसका ये रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो भी चीजें आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनको अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी के साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी। तो अलग अलग चीजें यहां पर शेयर की जाती हैं जो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचाएगी आप लोगों की लाइफ में या फिर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लिंक सब चीजों के नीचे मिल जाएंगे, जाकर भी सर्च कर सकते हैं आप लोग इनको। तो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हैं, तो आप लोग इनको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लेक्चर अगर पसंद आता है तो फीडबैक जरूर देकर जाइएगा। अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करना है, डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में इसलिए बताना है डिसलाइक क्यों किया, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। इसी के साथ में अगर पसंद आता है तो लाइक करना है, और लाइक करने के बाद में भी जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं उनका आंसर जरूर आप लोगों को देना है। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और कोशिश कीजिए कि अपना और अपने परिवार का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अब यहाँ पर, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।